हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपनी मंजिल पाने की तैयारी में लगे होंगे मोटिवेशन के साथ। तो चलिए देर किस बात की, लेट्स कवर द एनसीईआरटी न्यू चैप्टर जो है आज चैप्टर 2। हिस्ट्री की एनसीईआरटी हमने उठाई थी, उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देख लेते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। इसकी भी शुरुआत एक स्टूडेंट से ही की गई है। चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि बच्चे 6 क्लास के हैं, छोटे हैं, तो उन्हें पढ़ने में मज़ा आए, ऐसा इन्होंने किया है। तो इससे समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए ये एक स्टोरी की तरह स्टार्ट किए गए हैं सारे चैप्टर एनसीईआरटी में। देख लेते हैं। इसमें तुषार की रेल यात्रा के बारे में पहले वर्णन किया गया है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। कितने साल पहले? 150 साल पहले। ठीक है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब काफ़ी टाइम बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इसमें यही दिखाया गया है ना, भोजन से उत्पादन तक सारी चीज़ें, तो हम यही पढ़ेंगे इसमें। आरंभिक मानव ऐसा था, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए, मेरे साथ साथ आप नोट बना सकते हैं, और नहीं बनाते तो दोबारा से रिवर्स करके इसी वीडियो को आप देखते हुए स्लो मोशन में फिर आप नोट बना सकते हैं, पॉज करके, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करूँगी। एक साथ पढ़ते समय तुरंत लिख पाना इतना अच्छा वो नहीं होगा, तो सेकंड टाइम पे हम इसको लिख कर कवर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने। तो फर्स्ट टाइम पे तो हम फ्लो से पढ़ लेते हैं एक बारी, फिर सेकंड टाइम में इसका हम नोट बनाएंगे तो हमें अच्छे समझ भी आएगा। ठीक है, आप भी ऐसे ही कर लेना। तो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के हम पढ़ रहे थे कि जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। कौन? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अगर ये आ जाए कि इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो भोजन के इंतज़ाम करने की विधि के कारण। उनकी विधि अलग थी, इसलिए उनको इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने और पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है। तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे ना, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण, इसमें कारण दिए गए हैं, यानी कि वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वनडे एग्जाम्स में, उसमें आ सकता है। तो पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे रहेंगे तो जगह की जितनी भी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो इसलिए दूसरी जगह पे फिर जाना पड़ता था। सेकंड कारण क्या था? सेकंड कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, सेकंड कारण ये हो गया। थर्ड कारण क्या था कि थर्ड कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। बिल्कुल। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता।
कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। फोर्थ कारण, इसमें एनसीईआरटी में 4 कारण दिए गए हैं जो खाद्य संग्राहक थे इनके एक जगह पे ना रहने के, तो ये चारों कारण हमें नोट करने होंगे शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, हमें कैसे जाना हमने कि पहले के मानव कैसे थे। तो देख लेते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। बिल्कुल सही है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। पत्थर के औजार जल्दी नष्ट नहीं होते, वो बचे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब इस पे देख सकते हैं पिक में, देखो इस तरीके के, ठीक है, देख रहे हैं, ये औजार बनाए जाते थे, सुई की तरह यूज़ किए थे। देखो इसमें लिखा है, ये छोटे छोटे नोट्स है ना एनसीईआरटी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में जो है वो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखो ये जड़ खोदने के लिए ऐसा औजार बनाया जाता था। और दाएं ओर जो है वो जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ये वाला सुई की तरह, ठीक है। फिर अब आती है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रहने की जगह निर्धारित करना। कैसे निर्धारित करते थे कि किस जगह उन्हें रहना है। तो मानचित्र 2 को देखो, मानचित्र 2 आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, साथ साथ है को देखो। लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है वो पूरा स्थल है। लाल त्रिकोण वाले स्थान देखो, ये मैप में ना भीमबेटका मध्य प्रदेश के पास, नर्मदा नदी के पास, ठीक है, भीमबेटका त्रिकोण वाले, ये हुसगी, कुरनूल की गुफाएं, ये सारे क्या है, ये देखो ये है पूरा स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे भीमबेटका में, हुसगी में, कुरनूल की गुफाएं, ये सब है ना, यहाँ पे इनके होने के प्रमाण मिले हैं खाद्य संग्राहकों के, ठीक है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। ये जो दिए गए हैं इतने ही नहीं थे, और भी कई जगह पे ये लोग रहते थे जो कि इस पे नहीं है। तो कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। पुरास्थल कहाँ पाए गए हैं? नदियों और झीलों के किनारे। ये चैप्टर, ये जो मैप है ये आप ध्यान से देख लेना, थोड़ा जूम करके। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये वाला देखते हैं कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक अभी जो मध्य प्रदेश है ना वहाँ पे भीमबेटका मिलेगा। देखो मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये भीमबेटका। और इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास है। बिल्कुल देखो नर्मदा नदी घाटी के पास है ना भीमबेटका। नेक्स्ट, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह गुफाएं ही, पहले घर नहीं बना सकते तो गुफाओं में रहते थे, ठीक है। इतना जितना ज्ञान था ये देख लिया हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। बिल्कुल। अब देखो ये चित्र बना हुआ शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है ये, इस शैल चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखो चित्र, इस तरीके के चित्र मिले हैं गुफाओं में। इसमें क्या लग रहा है? ये शिकारी है ना जो कि किसी जानवर का शिकार कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम आज कंप्लीट ना कर पाएँ तो इसका सेकंड पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हर चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना। तो आगे देखते हैं, पुरास्थल किसे कहते हैं? अब पुरास्थल
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी मिल सकते हैं, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आग की खोज, ये है मेन, इस चैप्टर का मेन पॉइंट यही है जी, आग की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। देखो मानचित्र 2 में हम कुरनूल की गुफा हमने अभी देखी थी। ये देखो यहाँ पर है कुरनूल की गुफा, ये ले लेते हैं हम पहले। ये देखो ये रहा कुरनूल की गुफा। ठीक है, इसकी बात हो रही है। आगे देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा देख ली हमने। यहाँ राख के अवशेष मिले। मानचित्र में जो कुरनूल की गुफा दिखाई गई है वहाँ पे राख के अवशेष, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि राख के अवशेष कहाँ मिले, तो वो मिले हैं कुरनूल की गुफा में। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। बिल्कुल, जब राख मिला है तो आग जली होगी तभी तो मिला है। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। इनमें से किसी काम के लिए किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, बच्चों से पूछते हैं पढ़ाते समय ना, बीच बीच में ये सारी चीज़ें दी हैं। तो नाम और तिथियाँ ये देख लेते हैं पहले। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे प्रारंभिक काल को वे क्या कहते थे, पूरा पाषाण काल। जो शुरुआती काल था उसे बोलते थे पूरा पाषाण काल। ये दो शब्दों यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। ठीक है, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कितने से कितने तक पूरा पाषाण था? 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आरंभिक, दूसरा मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण। पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक में, मध्य में, फिर उत्तर पूरा पाषाण में। ठीक है, किसको बांटा गया? पूरा पाषाण काल को। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटित हुई है। कब? पूरा पाषाण काल के टाइम पे ही 99% स्टोरी हो चुकी थी जी। अब देखते हैं नेक्स्ट, घटित हो गई थी। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं वो है मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण का युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था मध्य पाषाण में ही। ठीक है, मेसोलिथ में कब से कब टाइम है इसका? 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का। और इसी काल के पाषाण औजार आमतौर पर ये है ना माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है, लघु पाषाण छोटे होने के कारण। ठीक है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, ये मेसोलिथ की बात कर रहे हैं, जब 12,000 से लेकर 10,000 साल तक के जो टाइम पीरियड था मध्य पाषाण काल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले युग की शुरुआत कब हुई। जो वो अगले युग की शुरुआत हुई है 10,000 साल पहले से। 10,000, हम 2000 में 2000 को काउंट करके चलते हैं तो ये 10,000 उससे पहले की बात है। ठीक है, 10,000 साल पहले से होती है कब की शुरुआत? अगले युग की शुरुआत, जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण। नवपाषाण की शुरुआत 10,000 साल पहले मानी जाती है। फिर नवपाषाण का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए नाम रखा गया इनका। तो बदलती जलवायु के बारे में पढ़ते हैं अब इसी चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है बदलती जलवायु।
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे अन्य जानवर, उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि धरती पर घास ये सब बचा तो इससे खाने वाले जानवर बच पाए, बाकी चीज़ें नहीं, है ना। तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत भयंकर बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में सिर्फ घास वाले मैदान बनने लगे और जिससे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, 12,000 साल पहले की दुनिया की बात है। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई, ये भी मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। इसी दौरान, कब, 12,000 साल पहले की बात, जलवायु जब बदली इसी दौरान खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, हमने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर में गेहूँ, हाँ, और जो सबसे पहले कहाँ हुआ था, और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से सारी चीज़ें उगने लगी थी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जिस जानवर को ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो था जंगली कुत्ता, जो कि उसका पूर्वज जंगली था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन्हीं जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। ये अंदाज़ा ही चल रहा है अभी, क्योंकि स्रोत मिले हैं तो अंदाज़ा ही चलेगा। ठीक है, प्रमाण मिले हैं उसके हिसाब से लगाया जा रहा है। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? सबसे पहले कुत्तों को पालतू क्यों बनाया गया? बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताने लग जाते हैं ना, पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसीलिए क्या होगा, क्योंकि कुत्ता ही पहले जहाँ इंसानों के आसपास आने लग जाता है जहाँ इंसान होते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया का नाम किसे दिया गया? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से कि बसने की प्रक्रिया को की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। बिल्कुल, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। और ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित हो रह सकें। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो ये यार, इतना ऊपर कैसे हो गया? रुक जाओ बस, स्टे। चलो देखो, पिक में मैं आपको पिक दिखाती, ये दांत हैं जानवरों के, देख लिया आपने? देखो,
इन दांतों को देख लिया जी। इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, कैसे पता चलेगा? और कौन सा पालतू सूअर का, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? 12,000 साल पहले। ठीक है, तो वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी गेहूँ और जौ ही तो था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है जी। कहाँ से? देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? कारण बताना होगा, बच्चों से पूछ सकते हैं जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर तो चलते फिरते खाद्य भंडार थे, क्योंकि जानवर को तो जी साथ साथ ले जाओ और जब इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। ठीक है, पालतू बनाने का ये तो फ़ायदा है। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो जाता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है भी। ठीक है, तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? ये सारी चीज़ें पढ़ाते समय पूछ सकते हैं। तो आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक थे, पशुपालक थे, उनके बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 जो अभी हमने देखा था, ये वाला। इसमें क्या देखना, पहले तो देख लें। 1 सेकेंड। ओहो भाई, लाइट चली गई। कितना हो गया है ये? आगे का चैप्टर हम कल कंप्लीट करें। भी लाइट चली गई है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।